हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में हम पूरी लूसेंट कवर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पोर्शन, साथ ही साथ में पॉलिटी, स्टैटिक जीके, साइंस, कंप्यूटर, सारा कुछ हम कवर करवाने वाले हैं। अभी हमने इतिहास वाला जो पोर्शन स्टार्ट किया है उसमें प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास की जो हम बात करें, एंशियंट वाला पोर्शन लगभग खत्म होने की कगार पे है। ये हमारा 39वां लेक्चर है। एक और लेक्चर आपका आएगा, उसके बाद आपका प्राचीन भारत वाला इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ हमने आधुनिक भारत वाला जो पोर्शन है वो चालू किया था, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है लूसेंट की, वो चालू किया है, जिससे आपकी हिस्ट्री सबसे पहले कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ में हम ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, जिससे ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता रहे और हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। कोई भी एग्जाम आप देंगे जहां जीके जीएस पूछा जाता है, वहां पे आपकी लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है और इसको याद करना मतलब बिल्कुल मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं। तो हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हर एक चीज पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से रिलेट करके हर चीज याद करवाती हूँ। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करना है। हिस्ट्री में अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने शुरुआत की थी आदिमानव के टाइम से, जहां से आपका लूसेंट स्टार्ट करता है। पेज बाय पेज हमने कवर किया है। तो याद रखिएगा, लूसेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक एक पेज में आपको पेज बाय पेज जो भी फैक्ट मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट हैं, मैं सारी चीजें कवर करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट, तो एक आपका कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। ये टेस्ट कहां पर होगा, तो ये टेस्ट होगा हमारे एप्लीकेशन ब्राह्मी एकेडमी पे। तो हमारा एप्लीकेशन की लिंक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि जब पेपर होगा, क्योंकि अभी कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, तो जब आपका टेस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए अभी से आप डाउनलोड करके रखिएगा एप्लीकेशन। यहाँ पे जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। तो याद रखिएगा, आपको टेस्ट इसलिए भी देना है क्योंकि आपको 5000 रुपए जीतने हैं। ठीक है, ऑनलाइन रहेगा तो आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पहुंच चुके हैं अब बिल्कुल प्राचीन इतिहास के एंड में। कहा, जब हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोहम्मद आपका जो गजनवी है उसके टाइम से माना जाता है कि आप जैसे युद्ध वो आक्रमण चालू कर देगा, उस टाइम से मानते हैं कि चलो मध्यकालीन चालू हुआ। लेकिन उसके बहुत पहले अरब आक्रमण जब चालू होता है, वहां से मेन मानते हैं कि यहाँ से मध्यकालीन हमारा स्टार्ट हुआ। जब हमारा क्या होगा, मुस्लिम आक्रमण चालू होगा। अब उस टाइम पे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम आक्रमण चालू होने के पहले हमारे भारत की स्थिति क्या थी, कौन सा राजवंश उस टाइम पे था। जैसे आपके मोहम्मद गौरी, आपका महमूद गजनवी, ये जब भारत आते हैं तो लड़ाई किससे कर रहे होते हैं, उस टाइम पे पूरे भारत की स्थिति कैसी थी। तो मैंने आपको जो एक चीज बताई वो ये बताई कि हमारा जो पूरा भारत था, वहां पे आप देखेंगे ये रफ मैप मैंने बना दिया है। यहां से आपका हमला होने वाला है, ये आपका जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाला इलाका है, ये भी हमारे भारत में ही शामिल था। यहां से आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो हैं राजवंश आपको बहुत सारे मिलेंगे। अंदर जैसे ही आएंगे आपको राजपूत मिलेंगे। ठीक है, राजपूत में भी अलग अलग राजपूत हैं, है ना। आपका चौहान मिलेंगे और गुर्जर प्रतिहार मिलेंगे, परमार मिलेंगे, बहुत सारे राजपूत मिलेंगे। यहाँ पे आपको जैसे परमार उसी टाइम पे मिलेंगे, आपको कलचुरी उसी टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, इधर आपको सेन, बंगाल वाले इलाके में सेन वंशविक मिलेगा। तो ये आपके बहुत छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, बहुत कम इलाके में शासन कर रहे थे। इसीलिए जब आपका मोहम्मद गौरी की बात करें, महमूद गजनवी की बात करें, ये जब आक्रमण करते हैं तो इन छोटे छोटे राजाओं को हराना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि सब आपस में आके लड़ नहीं रहे थे, सब एक दूसरे से मतलब विरोध की स्थिति में रहते थे। इसीलिए बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे यहाँ महमूद गजनवी आप पढ़ते हैं 17 बार आक्रमण करता है, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार आक्रमण करके जाता है और लूटपाट करके जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों थी, क्योंकि साथ में हमारे राजा आके मिलकर लड़ते नहीं थे, अलग अलग लड़ाई करते रहते थे। कहीं भी जाता छोटा इलाका, वहां हरा देते, लूटपाट करके चले जाते। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब आपको ये देखना है कि कौन सा शासक जो है, कौन सा वंश जो है किस इलाके में
शासन कर रहा था। साउथ इंडिया में हमने देखा कि जैसे आपको यादव नाम मिलेगा, है ना, आपको काकतीय वंश मिलेगा, तो ये आपके छोटे छोटे हैं। आपको अब पल्लव, चालुक्य, उसके अलावा चोल, ये सब आपको अब नहीं मिलेंगे, अब आपको छोटे छोटे शासक मिलेंगे। ऊपर की बात करें, नॉर्थ की बात करें, तो यहाँ पे आपको जैसे सेन मिल गया, उसके अलावा आपको बहुत सारे राजपूत वंश मिलेंगे। कश्मीर के राजवंश, तो कश्मीर वाला जो इलाका था, इस वाले इलाके में कश्मीर और पाकिस्तान तक जाता हुआ, यहाँ आपको कुछ वंश मिलेंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिमाग में क्लियर रखना है कि हम कब की स्थिति बता रहे हैं, जब आपका जो बड़े बड़े शासक हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गया, राजपूत हो गया, आपका पाल हो गया, ये सब अंत की स्थिति में आने लग जाते हैं। उनके बाद छोटे छोटे जो राजा होते हैं अपने छोटे छोटे इलाके में शासन कर रहे होते हैं। ठीक है, कश्मीर में आप देखेंगे एक आपको कारकोट मिलेगा, कारकोट के बाद आपको उत्पल मिलेगा, उत्पल के बाद आपको लोहार वंश मिलेगा। तो 3 याद रखने हैं, कारकोट है, ठीक है, कारकोट का आप वैसे भी कोट से कर सकते हैं। अब कश्मीर में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो कोट तो पहनना ही पड़ेगा। तो एक हो गया आपको कोट, कोट पहना किसने है, उत्पल ने पहन रखा है, और साथ ही साथ उत्पल काम क्या करता है, तो लोहे का काम करता है। तो कारकोट, फिर उत्पल, फिर आपका लोहार वंश। ठीक है, कारकोट का जो है संस्थापक ये कौन है, दुर्लभ आपका वर्धन, मतलब आपको कोट ऐसे पहनने पड़ेंगे जो काफी दुर्लभ हो, दुर्लभ ठंड को झेल पाए। तो याद रखिएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं 627, मतलब 600 ईस्वी हम चालू कर चुके हैं, है ना। कारकोट वंश मिलेगा। यहाँ पे सबसे शक्तिशाली जो है वो है ललितादित्य मुक्तापीड। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मार्तंड मंदिर किस राज्य में है या किस यूटी में है, तो ये आपको एक कश्मीर करना पड़ेगा। ठीक, उसके अलावा कश्मीर, मार्तंड मंदिर जो कश्मीर में स्थित है, उसको किसने बनवाया था, किसने निर्माण करवाया था, तो ललितादित्य मुक्तापीड, इनका नाम याद रखना है। ये किस वंश से थे, तो कारकोट वंश के थे। 3 क्वेश्चन बनेंगे, तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो ललितादित्य, या हमारी जो ललिता दीदी है, ललिता ने क्या कर रखा था, बहुत मोटा सा कोट पहन रखा था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है कश्मीर में, और इन्होंने कोट पहन के क्या किया, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। मार्तंड मंदिर, तो ये कश्मीर में मार्तंड मंदिर है, वहां घूमने गई थी हमारी ललिता दीदी, कोट पहन के गई थी। तो ये आपको इमेजिन कर लेना है। ठीक है, एक हमारी ललिता दीदी है, कोट पहन के कश्मीर के मार्तंड मंदिर गई थी। तो ये हो गया आपका कारकोट, ललितादित्य, मुक्तापीड। आप चाहे तो मुक्ता से भी याद कर सकते हैं, चाहे ललिता से याद कर लें। फिर आता है आपका उत्पल वंश। उत्पल वंश का जो संस्थापक है वो है अवंती वर्मन। इसके अभियंता मतलब इंजीनियर की बात कर रहे हैं, इंजीनियर का नाम था सुय। इन्होंने क्या किया था, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। मतलब काफी अच्छी बात है, आज से हम कितने साल पहले की, हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, और उस टाइम पे जो इंजीनियर होते थे उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। आपके इंजीनियर का क्या नाम था, सुय नाम था। और उत्पल वंश याद रखना है। उत्पल जो है, इसमें आपको एक मिलेगा रानी दिद्दा। रानी दिद्दा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। सुय का नाम याद रखिएगा कि जो आपके सुय जी थे, सुय या सुई जी जो थी, तो सुई जी ने क्या किया था, बहुत बड़ी बड़ी नहरें बनवाई थी कश्मीर में। ठीक है, और सुई जी कब थे, उत्पल के टाइम के थे, उत्पल के शासन में थे। उत्पल वंश है, लेकिन आप उत्पल किसी राजा को इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, उत्पल के ही टाइम पे आपको एक क्या इमेजिन करना है, रानी दिद्दा। एक रानी थी जो अपनी मतलब दिद्दा बन के बैठी रहती थी। मेरे यहाँ बघेल, आपके बघेली में एक वर्ड है जिसमें क्या यूज करते हैं, दिद्दा हम यूज करते हैं बड़ी बहन के लिए, है ना, ये बहुत ज्यादा जो बड़ा बनता है, दिद्दा बनती है, ऐसे करके। तो दिद्दा जो हम बड़ी बहनों के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एक उत्पल की क्या थी, दिद्दा थी, बड़ी दिद्दा थी, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। क्या पूछेगा, दिद्दा जो है एक तो कश्मीर से रिलेटेड है, मतलब हम ऊपर की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब हम मैप याद करेंगे, मैप इमेजिन करेंगे, तो हमें क्या इमेजिन करना है कि ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं। दिद्दा है ऊपर, दिद्दा किसकी है, दिद्दा है उत्पल की। दिद्दा मतलब दीदी इमेजिन कर लीजिए, दिद्दा हमारी किसकी है, उत्पल की दिद्दा है, कश्मीर में रहती है। ठीक है, ये महत्वाकांक्षी शासिका, मतलब इन्होंने 980 के आसपास रहती है। आपका जब 980 मतलब थोड़े सालों बाद आपका आक्रमण चालू हो जाएगा, उस टाइम पे रानी दिद्दा जो है वो रहती है कश्मीर में। किस वंश से संबंधित है, उत्पल वंश से संबंधित है। तो उत्पल की दिद्दा हो गई, 1000 के आसपास हमारी दिद्दा रहती है कश्मीर वाले इलाके में। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। जितनी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको रुद्रमा देवी बताया काकतीय वंश से रिलेटेड, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो तो जरूर आपको याद रखनी है। ठीक है,
फिर आता है लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। अब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप संस्थापक याद करें, जो मेन फैक्ट है, जैसे ललितादित्य, वो आपको नाम याद रखना है क्योंकि आपका मार्तंड मंदिर बनवाया। दिद्दा का नाम याद रखना है, उत्पल वंश से रिलेटेड, लोहार से रिलेटेड। संस्थापक के बाद राजा अनंत, इनकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में मदद की। फिर आप देखेंगे कि क्या आता है, महिला का नाम आता है। जहां भी महिलाओं ने अच्छा काम किया है या पार्टिसिपेट किया है प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनका फिर आपको याद रखना है। सूर्यमती अनंत की क्या थी, पत्नी थी और लोहार वंश की थी। तो सूर्य, वैसे भी सूर्य की मतलब हमें ताप चाहिए होता है जब हमें लोहा गर्म करना है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, सूर्य का ताप लोहा गर्म करने के लिए। तो सूर्यमती किससे हो गई, लोहार वंश से हो गई। फिर राजा हर्ष, जो विद्वान रहते हैं, कवि रहते हैं और कई भाषाओं का इनको ज्ञान भी रहता है। इन्हीं के दरबारी कवि आपको मिलेंगे कौन, कल्हण। और ये कल्हण हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने साहित्य पढ़ा था कि कौन कौन से साहित्य जो है वो इतिहास के बारे में बताते हैं, तो वहां पे आपको मिलेगा कल्हण, जिनकी बुक का नाम है क्या, राज तरंगिणी। याद है, राज तरंगिणी। ये कल्हण किसके टाइम पे है, हर्ष के दरबारी कवि हैं। एक हमने हर्षवर्धन पढ़ा है, वो अलग है। हर्ष जो है वो कश्मीर के शासक हैं, कश्मीर में लोहार वंश के शासक हैं, ठीक है, कश्मीर वाले एरिया में। तो याद रखिएगा, राजा हर्ष के दरबारी कवि कल्हण। कल्हण ने बुक लिखी राज तरंगिणी, ठीक है, तरंगिणी, तरंग के बारे में बताया, राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी में लिखा क्या, इन्होंने कश्मीर राजाओं की वंशावली बताई है। इनसे ही पता चलता है कि पहले आपका क्या था मतलब यहाँ पे उत्पल वंश आया है, लोहार वंश आया है, इन्होंने क्या बताया है, वंशावली बताई है। और याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा बुक है या ऐसा कौन सा कवि था, रचनाकार था, जिसने क्या किया है, इतिहास लिखने का प्रयास किया है। क्योंकि इतिहास लेखन क्या है कि आप हर एक जो आपका मैटर है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो पास्ट में घटा है, उसको एक एक को समय के अनुसार जमा के लिखें कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और जितना हुआ, जो हुआ उतना ही लिखें, बहुत बढ़ा चढ़ा के ना बताएं ज्यादा, है ना। तो ये इतिहास लेखन है। ये काफी बाद में कौन चालू करता है, यूरोप वाले चालू करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले इतिहास लेखन का काम किसने चालू किया, तो ये आप नाम याद रखेंगे, कल्हण। कल्हण जी ने ऐसे सोचा नहीं होगा कि हम इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वंशावली बताई कि पहले ये वंश आया, फिर ये वंश आया, फिर ये राजा आया, फिर ये राजा आया। तो वो क्या बता रहे हैं, वो इतिहास बता रहे हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि इतिहास जो है, इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया, या इतिहास लेखन का कार्य किसने स्टार्ट किया, शुरू किया, इतिहास लेखन सबसे पहले, ठीक है, ये याद रखिएगा, हम सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले इतिहास लेखन का काम किसने चालू किया, तो ये आपका नाम रहेगा कल्हण। बुक कौन सी है इनकी, राज तरंगिणी। किसके कवि थे, हर्ष के दरबारी कवि थे, और हर्ष किससे रिलेटेड है, लोहार वंश। तो ये लोहा जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कल्हण जी ने लोहे का यूज किया था अपने काम में, ये याद रखिएगा। लोहार से कुछ ना कुछ आपको रिलेट करना है। अंतिम जो राजा है वो जय सिंह है। ये आपको दिखेगा 1128 के टाइम पे है जय सिंह। मतलब यहाँ पे आपका गजनवी तो चला गया होगा, मतलब आके लूटपाट के चला गया, थोड़े टाइम बाद आपको फिर दिखेगा गौरी वगैरह आ रहे हैं। तो ये आपके बीच का टाइम है ना। तो ऊपर अगर बात करेंगे कि कश्मीर वाले इलाके में कौन सा शासक था, तो वहां पे आपको मिलेगा लोहार वंश, ठीक है। कल्हण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष का दरबारी कवि था, ये याद रखना है, बुक याद रखनी है। और इतिहास लेखन का सबसे पहला ये क्या है, हमें एविडेंस मिलता है, ये याद रखना है। फिर आता है आपका कामरूप का वर्मन वंश। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, कामरूप मतलब आपके रूप की बात की गई है, और यहाँ पे प्रज्ञा ज्योतिषपुर, ये याद रखना है, राजधानी थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ पे प्राग्ञ ज्योतिषपुर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्योतिष से याद कर सकते हैं कि काम रूप, आपको अगर अपना रूप सुधारना है, काम सुधारना है, तो आप ज्योतिष पे भरोसा कर सकते हैं। तो ये ज्योतिष पे भरोसा करेंगे। संस्थापक आपकी पुष्यवर्मन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लाइन लिखी हुई थी लूसेंट में, मैंने इसलिए लिख दिया, दिमाग में थोड़ा कहीं रखिएगा, अपने काम रूप को आपको संवारना है तो ज्योतिष पे भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा मतलब ऐसा कि ज्योतिष में बता रहा है आपका ग्रह नक्षत्र ऐसा है, ये अंगूठी पहन लीजिए, तो आपको पहनना पड़ेगा, काम भी अच्छा हो जाएगा, रूप भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं।
ये किससे हो गया? कामरूप से। तो आपको पहले तो 3 पढ़ने हैं कश्मीर वाले, कौन कौन से? कारकोट, उत्पल और उसके बाद आपका लोहार। कोट पहन के हम कहाँ गए थे? उत्पल कहाँ गया था? कश्मीर गया था, और लोहा अपने साथ लेके गया था, ये लोहे का काम करता है। इसमें से आपके ललितादित्य, एक फैक्ट ये याद रखना है, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण। दूसरा दिद्दा को याद रखना है, सुई को याद रखना है, उत्पल वंश से रिलेटेड है। और जो तीसरा है वो लोहार वंश याद रखना है, क्योंकि यहाँ आपको कल्हण मिलेंगे, हर्ष मिलेंगे। इसके अलावा ये आपको सूर्यमती मिलेंगी, जिन्होंने क्या किया था? प्रशासन में भूमिका निभाई थी। ठीक है, कल्हण की बुक मिलेगी आपको राज तरंगिणी। फिर आता है यहाँ पे राजपूत वंश की उत्पत्ति। राजपूत राजवंश जो है, आपको जब आपके यहाँ पे चालू होता है आक्रमण, तो उस टाइम पे होते हैं आपके राजपूत। यहाँ पे कब से होंगे राजपूत? याद रखिएगा, ये 6वीं 7वीं आपके ईसवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 6th 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, सदी की बात कर रहे हैं, सदी। ठीक है, 6th 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे क्या होता है? आपके राजपूत होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे मुगलों के टाइम पे भी राजपूत रहेंगे, है ना, और काफी उनका क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहता है मुगलों के दरबार में। तो ये आपके राजपूत फिर बहुत लंबे टाइम तक जाएंगे। यहाँ पे कब चालू होंगे? तो 6th 7th सेंचुरी से आपके राजपूत चालू हो जाएंगे, और बहुत सारे राजपूत रहते हैं। जैसे आपके गुर्जर प्रतिहार है, जब इनका धीरे धीरे क्या होगा? पतन चालू होगा, तो छोटे छोटे और बहुत सारे बट जाएंगे, अपने अपने जो एरिया होगा वहां पे खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। तो फिर आपको बहुत सारे राजपूत पढ़ने। पहला हो गया आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। आपने याद होगा, गुर्जर प्रतिहार हमने पढ़ा है त्रिपक्षीय युद्ध में, कि आपके गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों में युद्ध चलता रहता है। तो उसके आपको गुर्जर प्रतिहार वंश वहां पे याद करना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो संस्थापक याद करिए। संस्थापक हो गए आपके नागभट्ट प्रथम, मालवा शासक। दिखाता मालवा शासक आपके लूसेंट में है, लेकिन ये पूरा इलाका जो था, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान वाला इलाका, और मतलब ये अगर हम इलाका देखें तो ये आपका जो इलाका था, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इस वाले इलाके में आपके गुर्जर प्रतिहार फैले हुए थे। ठीक है, संस्थापक जरूर याद रखिएगा, नाग से रिलेटेड है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर जो है वो नाग से रिलेटेड कुछ तो नाम है, ऐसा याद रखिएगा। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय जो है वो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। मतलब इसको गुर्जर प्रतिहार जो है आपका नागभट्ट, उसको किसने हराया था? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। अब आपको मैंने त्रिपक्षीय बता ही दिया यहाँ पे कि आपका त्रिपक्षीय जो युद्ध चल रहा था, तो इसमें कभी कोई किसको हराता, कभी कोई दूसरे को हराता। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो राष्ट्रकूट नीचे वाला रहता है, वो यहाँ राष्ट्रकूट है आपके, तो राष्ट्रकूट किसको हराएगा? गुर्जर प्रतिहार को हराएगा। उसमें नाम चाहे आप याद रखें चाहे ना याद रखें, गोविंद यहाँ पे है, नागभट्ट वहां पे है। ठीक है, नागभट्ट जो प्रथम है, पहला नाग जो है वो कौन है? संस्थापक है गुर्जर प्रतिहार का। इसमें जो सबसे फेमस राजा है वो है आपका मिहिर भोज। एक आपको परमार में मिलेगा जिसमें हम सिर्फ राजा भोज कह रहे हैं, लेकिन जो आपका गुर्जर प्रतिहार है वो है मिहिर भोज। कहीं कहीं आपको सिर्फ भोज मिलेगा, तो भोज कंफ्यूज हो जाता है राजा भोज से, जो आपके परमार वंश के थे, है ना, मध्य प्रदेश वाले। लेकिन आपको पूरा नाम याद रखना है, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने क्या की? राजधानी बनाई कन्नौज। ठीक है, और ये बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने कन्नौज राजधानी बना के रखी अपनी। मैंने बताया था कि जो त्रिपक्षीय युद्ध हो रहा था, ये युद्ध हो किसके लिए रहा था? कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा गुर्जर प्रतिहार कन्नौज को राजधानी बनाता है, वो है आपका मिहिर भोज। तो आपका फिर ये मिहिर भोज क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मिहिर भोज, मिहिर जो है वो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। राजशेखर जो थे महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे, राजशेखर का नाम आता है, काफी अच्छे रचनाकार हैं, तो इसलिए इनका नाम आता है। उसके अलावा जो अंतिम शासक हैं वो हैं आपके यशपाल, 1036 के आसपास रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब मुस्लिम जो आक्रमण है धीरे धीरे स्टार्ट होगा, फिर गुर्जर प्रतिहार के ही और जो छोटे छोटे सामंत रहेंगे वो अपने अपने एरिया में खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर कन्नौज पे कोई कब्जा करता है गुर्जर प्रतिहार, तो वो कौन सा है? मिहिर भोज। ठीक है, 3 लोगों के बीच में लड़ाई चल ही रही होती है। नीचे वाला जो है वो है आपका राष्ट्रकूट, और ये वाला हो गया, इधर से हो गया आपका गुर्जर प्रतिहार। इस वाले इलाके में आपको कौन सा मिलेगा? पाल। ठीक है, ये 3 आपस में लड़ रहे होते हैं।
इसके अलावा अंतिम शासक, फिर दिल्ली नगर की स्थापना, हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे जब हम मध्यकालीन पढ़ेंगे तो उसमें जो आपकी राजधानी है वो बनेगी दिल्ली, और दिल्ली को फिर इंपॉर्टेंस मिलना चालू हो जाएगा जब तक कि हम पूरा क्या पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट तक, है ना। फिर हम अंग्रेज पढ़ेंगे तो अंग्रेज क्या करेंगे, धीरे से कलकत्ता, बॉम्बे और आपका मद्रास, इनको अपना मेन हेडक्वार्टर बनाएंगे और शुरुआत आपकी कलकत्ता से होगी। लेकिन फिर कलकत्ता के बाद भी हम कहाँ फिर राजधानी शिफ्ट करते हैं, दिल्ली में। तो दिल्ली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है। तो ये क्वेश्चन कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। किसने की थी, अनंगपाल। ये आपका तोमर वंश से रिलेटेड रहता है। अब यहाँ पे अनंगपाल से आप कैसे कर सकते हैं, अनंगपाल या अनंत कर सकते हैं, अनंग की जगह आप अनंत कर सकते हैं कि अनंत उसने दिल्ली की स्थापना की थी जो अनंत टाइम तक क्या रही, फेमस रही। अभी भी देख रहे हैं आप, हमारी राजधानी है तो अनंत टाइम तक फेमस रही दिल्ली हमारी। किस वंश से रिलेटेड थे, ये थे तोमर वंश से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपके आज के टाइम पे कोई तोमर फ्रेंड है या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जिसका सरनेम तोमर है, तो उसको इमेजिन कर सकते हैं कि उसके बाबा, दादाजी या फिर उसके जो परदादा रहे होंगे उनका नाम था अनंत और उन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना की। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, या आप नॉर्मल इमेजिन करिए कि तोमर जो एक व्यक्ति था, कौन, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था अनंत। अनंत ने क्या किया, दिल्ली नगर की स्थापना की, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनंग पाल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अनंगपाल, तोमर वंश, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार की तो ये हो गया आपका मिहिर भोज, ठीक है। फिर आता है आपका गढ़वाल, राठौड़ राजवंश। अब इसकी राजधानी आपको कहाँ मिलेगी, वाराणसी में। संस्थापक चंद्रदेव, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो आपके रहते हैं सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो है गोविंद चंद्र। मंत्री जो है लक्ष्मीधर, इन्होंने मुख्य रचना की कृत्य कल्प तरु। इनकी पत्नी कुमार देवी, सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया। आपको ये छोटी छोटी चीजें क्यों याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी ये जो आपके गहड़वाल वंश है या राठौड़ राजवंश है, इसमें आपका एक मेन राजा मिलेगा, वो मिलेगा जयचंद। ये वही जयचंद रहता है जो तराइन के युद्ध में, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मदद करता है, जिसकी वजह से वो मोहम्मद गौरी को हरा पाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उनकी बेटी संयोगिता का स्वयंवर हो रहा होता है, वहां से अगवा करके ले जाता है ना। अगर आपने सीरियल देखा है या मूवी देखी है पृथ्वीराज चौहान, तो उसमें आपको पता होगा कि संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना चाहती है और ये जो जयचंद है वो करने नहीं देता है, तो वो फिर भाग के शादी कर लेती है उनसे, मतलब पृथ्वीराज चौहान उनको ले जाते हैं। उनको इतना ज्यादा अपने ईगो पे बात लगती है कि ऐसे कैसे, मतलब उसने कर दिया, क्योंकि क्या रहते हैं, राजपूत रहते हैं, गुस्सा आ गई, ईगो पे बात लग गई। तो जब दूसरा युद्ध होता है तराइन का, उसमें वो मदद नहीं करते और गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनको लगता है कि ठीक है यार, पृथ्वीराज चौहान, हम मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं, हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली के आसपास वाला इलाका है, राजस्थान वाला इलाका है, हमें क्या ही करना, हम तो यहाँ पे है ना, उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास है। लेकिन आप देखेंगे कि फिर होता है चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी फिर पहुंचता है जयचंद के बाद पास भी कि ठीक है, तुमने अगर उसकी हेल्प नहीं की थी अलग बात है, लेकिन हम तुमको भी निपटाएंगे। इसके लिए फिर वो चंदावर का युद्ध करता है 1194 में, मतलब अगले साल ही, और अगले साल फिर जयचंद को हराता है और वहीं पे उसकी डेथ होती है, ठीक है, मार देता है उसको। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था, जिसमें गौरी की जीत होती है, और फिर गौरी यहाँ से पूरा इलाका, मतलब इस वाले इलाके में पृथ्वीराज चौहान को हराता है जो कि मेन शासक था। फिर बीच में आपको छोटे छोटे राजवंश मिलेंगे, उनसे कोई मतलब है नहीं। फिर पहुंचेगा उत्तर प्रदेश, बनारस और आपके बिहार के आसपास, उस वाले इलाके का जो मेन शासक था वो था जयचंद। जयचंद को हराता है चंदावर के युद्ध में 1194 में, और इस पूरे इलाके में आप देखेंगे फिर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गहड़वाल या फिर राठौड़ राजवंश कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको बनारस वाले इलाके में, वाराणसी राजधानी है। संस्थापक हो गए चंद्रदेव, है ना, चंद्र के समान उज्जवल था हमारा राठौड़ राजवंश, गहड़वाल वंश। उसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है, गोविंद सबसे शक्तिशाली राजा था गोविंद। गोविंद के जो मंत्री थे लक्ष्मीधर, गोविंद के मंत्री का नाम था लक्ष्मी से रिलेटेड।
लक्ष्मी ने क्या किया था, बुक लिखा था किससे रिलेटेड, कल्पतरु, मतलब पेड़ से रिलेटेड, कल्पतरु से रिलेटेड उन्होंने किताब लिखी थी। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। गोविंद, गोविंद के मंत्री हो गए लक्ष्मी, लक्ष्मी ने बुक लिखी है कौन सी, कल्पतरु, पेड़ के बारे में कुछ तो लिखा है, तो गोविंद, लक्ष्मी, फिर कल्पतरु, पूरा नाम ना भी याद करें तो चलेगा। पत्नी का नाम हो गया कुमार देवी, जिन्होंने सारनाथ में क्या किया था, इन्होंने कुछ विहार वगैरह बनवाया है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये हो गया आपका कुमार देवी, जिन्होंने सारनाथ में, हम गुजरात वाले इलाके की बात करें, वहां पे कुछ कुछ काम करवाया, ठीक है। और ये है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश बनारस वाले इलाके में, ठीक है। फिर यहाँ पे जयचंद याद रखना है, संयोगिता, ये आप चाहे तो मतलब इतना ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, बस स्टोरी याद रखनी है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से विवाह करते हैं, जयचंद को बुरा लगता है और वो उनकी मदद करते नहीं है। फिर होता है चंदावर का युद्ध, जहां मोहम्मद गौरी इनको भी निपटा देता है। तो ये आपका हो गया 1194 चंदावर का युद्ध, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। चंदावर को एक तो ऐसा है ना कि चाहे तो आप तराइन का युद्ध हो फिर चंदावर एक साथ याद करें, वो भी ठीक है। अलग अलग याद करेंगे तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमने चंद्रदेव, चंदा से रिलेट किया है किसको, आपके राठौड़ राजवंश को। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपका चंदा है ये किससे रिलेटेड है, जयचंद से रिलेटेड है। जयचंद्र चंदावर मैच करता हुआ है ना, तो ये हो गया आपका जयचंद, चंद, और ये जयचंद और चंदावर दोनों युद्ध किससे रिलेटेड है आपके, याद रखिएगा जयचंद से रिलेटेड है आपका चंदावर। हुआ कब था, तो ये हुआ था 1194 में। अब ये आपको तराइन के युद्ध के साथ याद करेंगे तो ईयर आराम से याद हो जाएगा कि कैसे पहले वो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हैं, फिर वो जब खत्म हो जाता है तो फिर चंदावर का युद्ध होता है जयचंद के साथ, जयचंद चंदावर, उसके अलावा 1194, ठीक है। वैसे अगर इमेजिन करना हो तो आप देखेंगे कि 1200 से थोड़ा ही ऊपर है, मतलब अगर हम यहाँ 1191 से 1200 की बात करें, इन 10 सालों के बीच में ही सब होगा, ठीक है। तो 1100 यहाँ पे हम 94 की बात कर रहे हैं, 1200 से थोड़ा पहले आपको चंदावर का युद्ध मिलेगा, तराइन का युद्ध मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन क्या, कि पहला क्वेश्चन तो ये कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। इसके अलावा आपको और क्या पूछ सकता है कि यहाँ पे मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो फिर आपका तीसरा होगा चंदावर का, ठीक है। तो 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मीधर कुमार देवी, आप ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिएगा। फिर आता है आपका चाहमान या चौहान वंश। अच्छा, ये जो आपका चाहमान है यही थोड़ा सा अपभ्रंश के साथ फिर बोला जाता है चौहान। चौहान के संस्थापक थे वासुदेव, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजधानी थी अहिछत्र, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं इधर साइड की, ये इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकी राजधानी थी अहिछत्र, नाम याद रखिएगा। बाद में अजय पाल ने अजमेर नगर की स्थापना की और राजधानी बनाया उसको, ठीक है। अजय अजमेर याद रखिएगा, यहाँ पे अजमेर जो है किसके नाम पर है, अजय पाल। अजय राज, अजय राज किससे रिलेटेड है, चौहान वंश से रिलेटेड है, ठीक है। आज भी आप सुनेंगे बहुत सारे सरनेम लगाते हैं चौहान, पृथ्वीराज चौहान से रिलेट कर लेना है। अजमेर आपके अजय राज, अजय अजय समझ में आ ही रहा है, अजय राज किससे रिलेटेड है, चौहान वंश से, ये याद रखिएगा। वासुदेव, वासुदेव भगवान ने स्थापना की, राजधानी हो गया अहिछत्र, फिर आपकी राजधानी हो गई अजमेर। सबसे शक्तिशाली राजा हो गया विशल देव, जिन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। ये इंपॉर्टेंट है आपको, हरिकेली या हरि के नाम पर किसने नाटक लिखा, विशल देव ने, ठीक है। विशल देव चौहान आप याद रखिएगा, चौहान वंश से रिलेटेड है। चौहान, विशल देव चौहान ने हरि के लिए एक क्या लिखा, नाटक लिखा। फिर आते हैं आपके विग्रह राज चतुर्थ, जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा आप देखेंगे कि पहले रहता है एक विद्यालय, स्कूल टाइप का रहता है, फिर उसको मस्जिद में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा जो किसने बनाया था, विग्रह ने। विग्रह, फिर विग्रह हो जाता है तो इसको विद्यालय की जगह फिर हम क्या बनवा देते हैं, मस्जिद बनवा देते हैं, ठीक है। विग्रह राज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले ये क्या रहता है, विद्यालय रहता है विग्रह राज के टाइम पे। इनके राजकवि थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह राज अपने राजा के लिए क्या लिखा था, यहाँ पे नाटक की रचना की। अंतिम शासक थे यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय।
अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो आपके पृथ्वीराज चौहान रहते हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहते हैं। मतलब यहाँ पे ये तृतीय भी लिखा हुआ है, अगर प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके ऑप्शन आए कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर पृथ्वीराज तृतीय जो है उनके राजकवि रहते हैं चंद्रवर दाई। अगर आपने मूवी वगैरह देखी है तो सुना ही होगा, चंद्रवर दाई रहते हैं, वो बुक लिखते हैं पृथ्वीराज रासो। ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवर दाई ने। चंद्रवर दाई किसके कवि थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, इनके कवि थे। इनके द्वारा रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर जो है बनवाया गया था। तो मतलब धार्मिक सहिष्णु थे। रणथंभौर में आपको मिलेगा जैन मंदिर, वहां पे शिखर बनवाया था उसका। तराइन का युद्ध याद रखना है। पहली बात तो तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कब हुआ? तो 1191 1192, ठीक है, 1191 1192, एक साल का गैप लेता है। 1194 में फिर जयचंद के साथ चंदावर की लड़ाई। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल 1200 के जस्ट पहले 1191 जब चालू होता है तब युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान पहले वाले में जीत जाते हैं, दूसरे वाले में हार जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा ऐसा मान के चलिए कि निर्णायक आपकी युद्ध रहता है। इस युद्ध में बहुत सारी जो रानियां हैं वो जौहर करती हैं, और इसके बाद ही जो आपके मेन राजा हैं वो खत्म हो जाते हैं, और दिल्ली पे, लाहौर वाले इलाके पे हर जगह किसका कब्जा हो जाता है? मुस्लिम्स का। ठीक है, मोहम्मद गौरी, फिर वो मोहम्मद गौरी अपने जो उनके सेनापति रहते हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह हैं, उनको दे देता है कि ठीक है तुम संभालो अब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यहां से हम देखेंगे कि कब्जा चालू हो जाता है कहां पे? दिल्ली, लाहौर वाले इलाके में, और फिर शासन चालू हो जाता है आपके मुस्लिम शासकों का, गुलाम वंश चालू हो जाता है। तो कब हम लड़ाई देखेंगे? तराइन का युद्ध। तराइन नाम याद रखिएगा, ठीक है, या तो तराइन का आप तारा से भी रिलेट कर सकते हैं। तारा, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच तारा के लिए लड़ाई होती है 1191 में 1192 में। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से है, ठीक है, चाहमान्य चौहान वंश। राजधानी पहले अहिछत्र थी, फिर अजमेर बनाई, ये आपको याद रखना है। राजकवि जो है इनके हैं चंद्रवर दाई, बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी जा चुकी है ये किताब, और उसके रचनाकार बहुत सारे एग्जाम्स में आपको याद रखना है। ये दोनों आपको युद्ध याद रखना है। इसके बाद आपको चंदावर का युद्ध मिलेगा, वो याद रखना है। ठीक है, ये बहुत निर्णायक युद्ध होते हैं, और वहीं से फिर आपको मुस्लिम जो राज्य है भारत में वो चालू होता दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें 1191 1192 तराइन का युद्ध, प्रथम द्वितीय, फिर चंदावर का युद्ध, उसके अलावा जितने भी हमने गुर्जर प्रतिहार देखे और जो कश्मीर वाले हैं शासक उनके बारे में देखा, सारी चीजें लास्ट की हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब धीरे से यही आपका मध्यकालीन चालू होगा जहां पे मुस्लिम शासक राज्य करने लग जाएंगे भारत में। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट, कॉल, मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।